Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले नेतानगरी के सत्र में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी हालात के बारे में 3 वजहों से। प्राइमरली पहला, उत्तर प्रदेश में अगले बरस विधानसभा के चुनाव होने हैं शुरुआत में, अगर सब कुछ ठीक और शेड्यूल के मुताबिक रहा। दूसरा, कोविड को लेकर जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की तस्वीरें आई, सरकार के दावे कुछ और, विपक्ष के हमले कुछ और जमीन पर हकीकत कुछ और तीसरा, जो पिछले 2-3 दिनों से एक तेज सुर्खी उठी है खबर की शक्ल में, खबर से ज्यादा अंदेशों अटकलों की शक्ल में, कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि जो संगठन मंत्री हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश के, सुनील बंसल, वो दिल्ली आकर मीटिंग करते हैं। उसके बाद चर्चा होने लगती है कि क्या होगा, केशव प्रसाद मौर्य को क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम होंगे, क्या एक पर भी चेहरा लाया जाएगा, क्या रणनीति होगी, स्वतंत्र देव सिंह के साथ क्या सलूक किया जाएगा, पंचायत चुनाव की हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा, आदि इत्यादि बहुत सारी बातें हो रही और क्या चैलेंजेस हैं। प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हैं, अखिलेश यादव भी कुछ सक्रिय दिख रहे हैं, तो क्या पॉलिटिकल अरिथमेटिक हो सकती है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। पिछले 16 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी को एक बीट के तौर पर कवर कर रहे हैं, पत्रकारों की अलग अलग बीट होती है। हिमांशु जी, हिमांशु बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सौरभ जी। और दूसरे हमारे मेहमान हैं आशीष। आशीष इंडिया टुडे मैगजीन के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं, लखनऊ में स्थित हैं और कई कमाल की रपटें कर चुके हैं। यूपी के बारे में इनकी समझ कमाल की है। हिमांशु भाई, पहला सवाल आपसे ही है। बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने सत्ता एक लंबे अंतराल के बाद हासिल की थी, टू बी प्रिसाइज 15 साल के बाद, अगर हम मायावती के साथ जो 6-8 महीने 2002 के बाद भी चला था उस दौर को छोड़ दें तो, और ये बहुत महत्वपूर्ण है उनके केंद्र में काबिज बने रहने के लिए कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को बरकरार रखें। ये एक बड़ी चिंता है, बंगाल चुनाव के बाद से इस पर लगातार बात हो रही है। आपकी कई नेताओं से बात होती है ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड। किस तरीके का मंथन चल रहा है बीजेपी के आला कमान में और नरेंद्र मोदी के खेल में? देखिए सौरभ, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है। जिन 5 राज्यों के चुनावों की हम चर्चा कर रहे हैं, बंगाल में बीजेपी को जो उम्मीद थी उस तरीके के नतीजे नहीं आए, और आसाम में अगर नतीजे आए तो वो बीजेपी की रणनीति का पार्ट है। अगर बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल की नेतृत्व में गई होती तो नतीजे आसाम के कुछ अलग होते, ये नहीं होते। और इस चीज को बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से समझती है, और इसीलिए अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश जो अगले साल चुनाव होने हैं 5 राज्यों के, उनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और बीजेपी को यह किला बचाना होगा। आपने 15 साल के बाद बोला, मैं 14 साल के बाद बोलूंगा, क्योंकि 14 साल बीजेपी ने वनवास काटा यूपी में, और जब वापसी हुई तो वो इतनी बम्पर सीटों के साथ हुई कि शायद पिछले कई दशकों में बीजेपी इस तरीके का चुनावी नतीजे यूपी में देखने को नहीं मिले थे। बिल्कुल। अब बड़ी बात यह है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जा रहा है, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का डैमेज हुआ है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय रह गया है और यूपी को अगर देखा जाए तो 402 सीटें हैं, उसको कवर करना बहुत मुश्किल रहता कैंपेन के दौरान, और जिस तरीके का डैमेज हुआ है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर अंदरूनी लड़ाई इस वक्त चरम पर है, सड़क पर नहीं है। सड़क पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सड़क की लड़ाई हमने देखी थी 2017 से पहले समाजवादी पार्टी में, जब पिता पुत्र के खिलाफ था, पुत्र पिता के खिलाफ था, चाचा चाचा के खिलाफ था, चाचा भतीजे के खिलाफ था। वो लड़ाई अभी नहीं है, लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर इस तरीके की कहें कि सर फुटबॉल देखने को मिली है। आशीष मेरी बात को शायद एग्री करें कि एक ऐसा समय आया था कि बीजेपी के 200 सांसद विधानसभा के अंदर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ, विधायक जो हैं वो अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे, और उसमें लगभग 1.5 दर्जन मंत्री थे। अब योगी, क्योंकि योगी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी और संगठन को साथ लेके नहीं चलते,
बीजेपी जितने पिछले विधानसभा चुनाव हारी हैं, उनमें बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण यही है, जो मुख्यमंत्री होता है वो संगठन को साथ लेकर नहीं चलता है। और इसीलिए आप देखिए कि पूरा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर चिंतित है कि यूपी में डैमेज कंट्रोल हो। सुनील बंसल को बुलाया जाता है, सुनील बंसल से मुलाकात की जाती है, पूरा फीडबैक लिया जाता है। क्या बीजेपी के संगठन में चेंजेस करने हैं, सरकार में किस तरीके के चेंजेस होंगे, अगर सरकार में चेंजेस होंगे तो क्या ए.के. शर्मा की भूमिका उप मुख्यमंत्री वाली होगी? जिस तरीके से उनको लाया गया था ढोल नगाड़े बजाकर, वो उनको अभी तक काम नहीं मिला था। वाराणसी के मॉडल की चर्चा प्रधानमंत्री ने की, वाराणसी के मॉडल की चर्चा पूरी बीजेपी कर रही है। क्या ए.के. शर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे? और संगठन में जिस तरीके के चेंजेस चाहिए, स्वतंत्र देव, अगर मैं कहूं कि बीजेपी के कुछ नेताओं की बात जो आपने कहा, उनका स्वतंत्र देव के लिए कहना है कि वो अपने आप को एक कार्यकर्ता से ऊपर समझ ही नहीं पाए। उन्होंने अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका होती है उसको सही ढंग से लेके चले नहीं है। और सुनील बंसल और योगी के बीच में जिस तरीके की तलवारें खिंची हुई हैं वो किसी से छुपी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच में किस तरीके का मनमुटाव है वो भी नहीं छुपा है। और इसीलिए पीएमओ से लेकर बीजेपी का आला कमान ये चाहता है कि डैमेज कंट्रोल हो, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सड़क पर आ गए हैं, डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। आप देखिए ना कि वो कंटेनमेंट जोन में जा रहे हैं जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां जाके जो कोविड के पॉजिटिव मरीज हैं उनसे जाके मिल रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं कि आपको खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ऐसा दौर है, अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो इसके नतीजे क्या होंगे, शायद बीजेपी को अभी इसका अनुमान जो है बंगाल के बाद आया है, और इसीलिए यूपी को बचाने की पूरी कवायद है। और एक ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे घूम रहे हैं, क्यों नहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं? क्या वहां केसेस नहीं है? हरियाणा में क्यों नहीं है? क्यों जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिखाई देते? शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं है? ये येदियुरप्पा क्यों नहीं दिखाई देते? ये क्यों इस तरीके की चीजें, क्यों ही योगी को ही घूमना पड़ रहा है? क्योंकि 402 सीटें हैं, डैमेज कंट्रोल बहुत बड़ा हो गया, और इस डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करना शायद बहुत मुश्किल था, और इसलिए योगी आदित्यनाथ को उतरना पड़ा। और केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया कि आपको उतरना पड़ेगा सड़क पर, और इसके बिना बात नहीं बनेगी। और जो बात मंत्रिमंडल में तो होगा ही, और जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें भी यूपी के कई बड़े चेहरे, कई नए चेहरे जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको दिखाई देंगे। जी आशीष जी, आपका ओपनिंग रिमार्क क्या है? लखनऊ का सियासी तापमान, किसके नाम चल रहे हैं, किसके नाम कट रहे हैं? यूपी की जो, जब से योगी जी बने हैं, यूपी की जो पॉलिटिक्स है और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, उसको हम थोड़ा सा इस तरह देखें। जब 2016 में हम थे, जब सड़क पे समाजवादी पार्टी सड़क पे लड़ रही थी, तो एक बीजेपी बहुत बड़े खौफ के तौर पे आ रही थी। लेकिन बीजेपी के साथ एक राहत की बात यह है कि बीजेपी के साथ अभी यहाँ यूपी में इस तरह कोई अपोजिशन नहीं है जो कि जिससे बीजेपी को भी डर लग रहा हो एट प्रेजेंट। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस है, ये लोग सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं, सिर्फ ट्विटर सोशल मीडिया देख रहे हैं। ठीक, अब बीजेपी को चैलेंज कहाँ से है? बीजेपी को खुद बीजेपी से चैलेंज है। बीजेपी को हारना खुद बीजेपी से है। बीजेपी को ना तो समाजवादी पार्टी को चैलेंज है, ना कांग्रेस चैलेंज है। दूसरी बात यह है कि जो योगी जी हैं, उन्होंने पूरा सरकार को अपने सेंट्रिक कर दिया है। आप देखिए कि 75 जिले हैं, 75 जिलों में योगी जी जा रहे हैं। 75 जिलों में उन्होंने एक प्रभारी मंत्री को प्रभारी बना रखा है, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को उसका प्रभारी बना रखा है, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। हर काम जो है वो योगी जी कर रहे हैं। तो अब दो चीजें हैं, या तो अगर हमें इस जो पूरा गड़बड़ी हुई उसका ठीकरा फोड़ना है तो उसको योगी जी पे फोड़ना चाहिए, रिप्लेस करिए, दूसरे को लेके आइए। अगर आप नहीं करते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई, हम जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है उसकी मैं चर्चा करता हूं, कहते अरविंद कुमार शर्मा को हम लेके आएंगे। इधर केशव मौर्य से उनकी पट नहीं रही है, और जैसे रिश्ते उनके केशव प्रसाद मौर्य के हैं कमोवेश, वैसे ही रिश्ते उनके अरविंद कुमार शर्मा के हैं। क्योंकि आप देखिए, योगी आदित्यनाथ की केशव मौर्य से नहीं पट रही है तो शुरू से पता है। अरविंद शर्मा से भी योगी आदित्यनाथ से भी कोई बहुत अच्छे संबंध है, उसके मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप अरविंद शर्मा जी के ट्वीट देखिए, वो ट्वीट जो कर रहे हैं वो सबको कॉपी कर रहे हैं। इवन केशव मौर्य को वो टैग कर रहे हैं, दिनेश शर्मा को टैग कर रहे हैं सारे ट्वीट, लेकिन योगी जी को नहीं टैग कर रहे हैं, ना सीएमओ ना चीफ मिनिस्टर ऑफिस को टैग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल। आप उनके ट्वीट अभी उठा लिए 10-15 दिनों के,
योगी जी ट्वीट्स में कहीं है ही नहीं। दूसरी बात, बनारस योगी जी जाते हैं, सारे अधिकारी दिखाई पड़ते हैं, सारे मंत्री दिखाई पड़ते हैं, सारे विधायक दिखाई पड़ते हैं। अरविंद शर्मा जो बनारस में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, जिनकी तारीफ प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई देते उनके साथ। एक योगी जी और अरविंद शर्मा के बीच में एक जिक्र आता है कि भी 4 दिन पहले वो फाइव केडी में मिले थे। उसका हालांकि जब योगी जी किसी बड़े आदमी से या बड़े इस तरह से प्रभावशाली आदमी से मिलते हैं तो उसके का ऑफिस उसकी बकायदा फोटो रिलीज करता है कि देखिए योगी जी फला मंत्री से मिलते हुए या फला से, लेकिन उनकी कोई फोटो रिलीज नहीं हुई। इसलिए वहां क्या बात हुई बंद कमरे में, ये अभी एक बहुत बड़ा विषय है, क्या हुई कि नहीं हुई। तो अरविंद शर्मा को अगर हम डिप्टी सीएम के तौर पे लेके आते हैं तो एक और सत्ता का केंद्र बनाते हैं। तो अभी क्या है, जो सत्ता योगी जी के सामने केंद्रित है, ये हर कोई मालूम है, सबको मालूम है कि अरविंद शर्मा जो है मोदी जी के आदमी है, उनको हम सत्ता में लेके आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो आज जो स्थिति है, जो योगी जी के विरोध में जो लोग हैं वो बिल्कुल मुकर हो जाएंगे, तुरंत एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर वो लेके आते हैं अरविंद शर्मा को डिप्टी सीएम या किसी और सीएम तौर पे, तो ये चीज से कैसे उसको रोका जाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम बात करते हैं केशव मौर्य की। एक सब जगह हवा उड़ रही, जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि केशव मौर्य को हटाकर सरकार जो है वो उनको संगठन में प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सोच रही है, विजय संगठन, जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता ही नहीं हूँ। उन लोगों का कहना, मेरे कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहना कि 2016 में केशव मौर्य को बनाया था, उन्होंने बहुत वो किया। देखिए क्या 2016 में जब बीजेपी ने केशव मौर्य को बनाया तो बीजेपी के पास सबसे बड़ा पद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का था उस वक्त, सरकार थी। लेकिन अब अगर आपको केशव मौर्य को कुछ देना है तो वो सबसे बड़ा पद चीफ मिनिस्टर का है। अगर आप नहीं देते हो और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हो तो इससे आप जो नॉन यादव ओबीसी कुर्मी बेस्ड पॉलिटिक्स जो बीजेपी कर रही है, जिसके भरोसे पर कुर्मी, कहार, ये सब कुछ जोड़ के छोटी जातियां, नॉन यादव जो ओबीसी, जिसको जो केशव मौर्य को आपने प्रदेश अध्यक्ष को बनाकर जो आपने गेन किया था, इस बार अगर आप उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो आपको वो कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि तब इस समय आपके पास उस ओबीसी कास्ट को सबसे बड़ी पोस्ट देने वाली पोस्ट नहीं दी आपने संगठन में दी। जब आपकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी में सत्ता है तो संगठन का कोई रोल ही नहीं रह जाता, तब संगठन को लोग गिनते ही नहीं है। तो इसलिए ये इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि भाजपा में तो कई डिसीजन ऐसे हो जाते हैं जिससे चौंकाने वाले होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजों को, और स्वतंत्र देव सिंह चाहे जो हो वो कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं, उनकी आदत है वो जमीन पे बैठकर बिल्कुल सबको सहज होकर कोई नहीं, लेकिन उनका क्या है कि कार्यकर्ताओं में केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा पकड़ है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य 6, 7, 8 जब रहे, बहुत कम समय के लिए रहे वो अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी एज अध्यक्ष के तौर पर कोई बहुत काम नहीं किया। इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में दौरे ये सब थे, तो स्वतंत्र देव सिंह को हटाना और केशव मौर्य को अध्यक्ष बनाना, प्लस अभी एक बहुत बड़ा चीज जो छोड़ रहे हैं, अगर हम इस सत्ता के पूरे इस समय कॉम्बिनेशन को छोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है दलित लीडर का। अगर आप अरविंद शर्मा की एंट्री करते हैं तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। 2 शर्मा सरनेम के 2 डिप्टी सीएम नहीं होंगे, फिर या तो आप दिनेश शर्मा जी को आप सेंट्रल में लेके जाएं, वहां पे उनको जगह दें, और फिर अगर अरविंद शर्मा आते हैं ब्राह्मण किसी कोटे से और एक ओबीसी आपका ओबीसी का डिप्टी सीएम है, तो आपको एक दलित डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत बाम मिलेगी दलित, क्योंकि इस सरकार में दलित, अभी आप देखे होंगे 6 महीना पहले ही हाथरस कांड हो चाहे कोई काम है, दलित का इश्यू बहुत तेजी से उठ रहा था और सरकार जो लैग कर रही है। तो अभी बीजेपी के पास जो ये सत्ता में चेंज करना है या ओवरऑलिंग करना या कुछ संगठन में चेंज करना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना परमिटेशन कम्युनिकेशन है कि एक प्यादा इधर जाएगा तो उधर उसको चाय पड़ेगी, दूसरा प्यादा इधर जाएगा तो उसको उधर से चाय पड़ रही, तो ये एक शतरंज का खेल हो गया है। इसमें आप किसी प्यादे को इधर हिलाएंगे, इतने सेंटर बन जाएंगे, ये बीजेपी को इससे सबसे बड़ा चैलेंज ये है फिलहाल। 2-3 बातें हैं, फिर उसके बाद हिमांशु जी पे आएंगे कि ये बात सत्य है कि दोनों ही बातें जो हिमांशु जी ने कहा कि स्वतंत्र देव सिंह कार्यकर्ता से ऊपर नहीं उठ पाए उस वाले भाव से। सौरभ, ये बात मैंने नहीं कही, बीजेपी के नेता कहते। हाँ सॉरी, ये अंदरूनी बीजेपी के नेता के हवाले से आपने बात कही, लेकिन ये बात कही जा रही है कि एक
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जितना असर्टिव होना चाहिए। एक ये माना जाता है कि अगर राज्य में किसी पार्टी की सत्ता है और प्रदेश अध्यक्ष, तो एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर होता है और वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखने में मददगार होता है। एक ये कन्वेंशनल पॉलिटिकल विजडम कहती है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह के केस में ऐसा नहीं है। वो एक चैलेंजर बन के या एक भविष्य के ऑप्शन बन के नहीं उभर पाए हैं, वो मीडिया में उतने मुखर नहीं है। लेकिन जो आशीष ने बात कही कि संगठन के मामले में उनकी कोई सानी नहीं है, आज भी आप किसी भी तहसील का नाम लीजिए प्रदेश की और वो उस तहसील के 10 कार्यकर्ताओं के नाम आपको जबानी गिना देंगे। तो जितना, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह 3 दशक से संगठन कर रहे हैं, पहले होल टाइमर रहे विद्यार्थी परिषद के, युवा मोर्चा के दौरान, और खूब घूमे हैं। जो संघ का एक संपर्क वाला डीएनए रहता है वो उनमें कूट कूट के भरा है। तो ये दोनों ही बातें हैं। लेकिन जो आप देखें अगर 2017 या उसके पहले 2014 की बीजेपी की सक्सेस, कि जो नॉन यादव ओबीसीज हैं, जो परंपरागत रूप से सपा और बसपा के वोटर माने जाते थे, है ना, यहाँ पे आपके वेस्टर्न यूपी में कश्यप और बिंद से शुरू होके और बिल्कुल आखिरी तक, तो उन सब के बीच आप कई ऐसे लीडर लाते हैं और कई ऐसे प्रोग्राम लाते हैं, इनको जोड़ते हैं। चाहे वो आप फतेहपुर की सांसद और मंत्री हो, साध्वी, आप उनको लेकर आते हैं, आप स्वतंत्र देव को लाते हैं, स्वतंत्र देव तो खैर बाद में आए थोड़ा, आप केशव मौर्य को लाते हैं। तो उस इक्वेशन को भी दुरुस्त रखने की बीजेपी के सामने चुनौती है। और दूसरी चुनौती जिसके बारे में खूब बात होती है कि योगी आदित्यनाथ के शासन के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है, टी सीरीज कह दिया जाता है, क्षत्रियों का प्रभुत्व तो बहुत बढ़ रहा है, 10,000 उदाहरण गिने जाते हैं। हालांकि फिर योगी आदित्यनाथ के समर्थक उसके काउंटर में भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि आप देखो कितने डीएमएसपी उनकी जाति के हैं, कितने अलग हैं। तो एक लेकिन परसेप्शन के लेवल पर ये बहस चलती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले कांग्रेस में और भाजपा में हमेशा ही वो छत्री वर्सेस ब्राह्मण वाला रहा है। बीजेपी, कांग्रेस भी यही करती रही, एनडी तिवारी वर्सेस वीर बहादुर, और बीजेपी के केस में तो जो आशीष भाई कह रहे हैं कि कुछ भी हिलाएंगे तो वो जिक्सा पजल है, बहुत सारी चीजों को रीसेट करना पड़ेगा। पर सवाल ये है कि पंचायत चुनाव और कोविड मिसमैनेजमेंट के बाद वो रीसेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक तो बड़ा चैलेंज है। हिमांशु भाई, क्या दिल्ली में इस चीज को लेकर है, खासतौर पर दलित वोटों को लेकर, क्योंकि हाथरस कांड हुआ और उसके आगे पीछे जिस तरह की राजनीति हुई, ये सुर्खियां भी चल रही हैं कि शायद चंद्रशेखर सपा या कांग्रेस के साथ आ जाएं। एक तो बसपा का जो छीजता आभा मंडल है, उसके मुकाबले एक यंग और दलित पैंथर वाले अप्रोच वाला लीडर उनके सामने आ जाए। देखिए, बिल्कुल ये चीज तो जरूर है, क्योंकि आप देखिए पंचायत चुनाव के जिस तरीके के नतीजे रहे, समाजवादी पार्टी ने अपने वोट शेयर को बढ़ाया है और उन जगहों पे सौरभ जीत को दर्ज किया जहां बीजेपी के लिए वो जीत बहुत बड़ी मायने रखती है। समाजवादी पार्टी का जीतना, आप देखिए फैजाबाद में समाजवादी पार्टी आगे चली गई, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी बीजेपी के टक्कर में नजर आती है, वाराणसी में वो जीत जाते हैं, और मथुरा जैसी जगह में अगर बीजेपी के लिए सफाया हो जाता है तो ये सोचने का जरूर एक बीजेपी के लिए समय है, क्या दलित वोट कहीं बीजेपी के पास ना आके, अगर वो खटीक समाज को छोड़ दे, माफ कीजिएगा मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर वो मायावती का बेस वोट को छोड़कर बाकी दलित समाज कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है तो उसका नुकसान बीजेपी को भयंकर रूप से होगा। एक चीज जो आपने चंद्रशेखर आजाद की कही है, भीम आर्मी के जो है, समाजवादी पार्टी अगर हम देखें तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें थोड़ी सी वीक है। रामपुर रोहिलखंड को छोड़कर बाकी जगह आप देखिए, सहारनपुर, ये जो जगहें हैं या बागपत, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर वीक रही है। यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी का एक बड़ा अच्छा कहें तो उनका हमेशा उभार नजर आता है। इस बार समाजवादी पार्टी ने ये कोशिश की है कि बीएसपी के जाट और मुसलमान के साथ दलित का अगर कहीं कॉम्बिनेशन बनता है तो ये समाजवादी पार्टी को कहीं आगे लेके जाएगा, और यही चिंता बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की है। और इसी चिंता को लेते हुए बीजेपी संगठन में बदलाव करना चाहती है। जो बात आशीष कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उनको उप मुख्यमंत्री से हटाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां जिम्मेदारी दे दी गई है, उनको दोहरी जिम्मेदारी होती है। हो सकता है केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री भी रहे और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभाए। स्वतंत्र देव के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा गया था, पंचायत चुनाव, जिसके नतीजे आए वो बीजेपी के लिए चौंकाने वाले थे, उनके कान खड़े करने वाले थे, और अब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के कान खड़े हो गए हैं, इसीलिए बदलाव भी होंगे और इसीलिए डैमेज कंट्रोल। हिमांशु भाई, ये बताइए कि
ये जो पूरा ठीकरा स्वतंत्र देव सिंह पे फोड़ा जा रहा है, भाई मैंडेट तो योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज पर भी है ना, और टिकट वितरण में तो सुनील बंसल भी इन्वॉल्व थे। तो ये ऐसा क्यों है, संगठन मंत्री उधर हो गए, मुख्यमंत्री उधर हो गए, प्रदेश अध्यक्ष पे सारा। नहीं, देखिए, टिकट देना और चीजों को चलाना वो पार्टी के संगठन को, वो प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वोट अगर आप देखें, जो फ्लोटिंग वोट होता है वो हमेशा सरकार के कामकाज को लेकर होता है। सरकार ने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, जिस तरीके के निर्णय लिए हैं, उस पर होता है। और कहीं ना कहीं अगर राम मंदिर के बाद फैजाबाद में अगर बीजेपी की दुर्गति हो रही है, तो ये चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। और ये चिंता का विषय छोटा नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार इस चीज को लेकर नजर बनाए हुए हैं, जेपी नड्डा की नजर है। और मुझे जो जानकारी मिली है सौरभ जी, वो जानकारी है कि अगले महीने से जेपी नड्डा और अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, वो दौरे करेंगे। वो रुकेंगे नहीं, उनको रुकना नहीं है, क्योंकि अब टाइम कम है और कोविड है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने पैरों में बेड़ियां नहीं लगा सकती है, और बेड़ियां लगाएंगी तो वो फिर जीतेंगे कैसे? क्योंकि उनको मालूम है कि जिस तरीके की स्थिति बन चुकी है वो बीजेपी के लिए खतरनाक है। और एक चीज और बता दूं, जो बात आशीष कह रहे थे कि 2014 के अंदर जो जीत मिली थी, वो जीत अगर हम देखें तो बीजेपी के अंदर 80 सीटें थी, जिनमें से सिर्फ 2 सीटें जो है बीजेपी ने जो है अपना दल को दी थी। 78 उम्मीदवार थे। 78 उम्मीदवार में से आशीष भी शायद मेरी बात को स्वीकार करेंगे, ज्यादातर 50% जो है बाहर के लठित थे, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी या बीजेपी के पुराने लोग जो छोड़ के चले गए थे वो वापस आ गए, उनके वो जीत कर आए थे। और 2017 में भी यही था कि जितने लोगों को टिकट दी गई थी उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत कम थे, बाहर से आए लोग ज्यादा थे, बाहर से आए लोगों को दिया गया था। और वो पूरा उस टाइम पे संगठन पर एक पैनी नजर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह ने रखी हुई थी। और केशव प्रसाद मौर्य अगर हम देखें तो बहुत एक्टिव थे, उनके मीडिया में बयान आते थे, वो लगातार हमलावर रहते थे सरकार के ऊपर, समाजवादी पार्टी के और परिवार के झगड़े को लेकर वो हमेशा जो है समाजवादी पार्टी को घेरते थे और मायावती पे सवाल भी खड़े करते थे। और यही कारण है कि मायावती की पार्टी पूरी तरीके से उस पूरे चुनाव में ध्वस्त हो गई थी। समाजवादी पार्टी का झगड़ा जिस तरीके से आया वो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था। और 14 साल का वनवास के बाद लोगों को लगा था कि बीजेपी को सत्ता में लाया जाए और एक बार परखा जाए। अब वो परख लिया है, उसमें जिस तरीके के चीजें हुई हैं वो हम सब जानते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। और डेवलपमेंट स्वरूप में आपको माफ कीजिएगा, डेवलपमेंट हर सरकार के रहते हुए होता है, उसमें कहीं नहीं है। डेवलपमेंट समाजवादी में भी हुआ, बीएसपी में भी हुआ। तो ये एक चीज है। अब संगठन, क्योंकि बीजेपी संगठन की पार्टी है, बहुत परिवारवाद की नहीं है। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में क्या चुनाव में जाया जाएगा, क्योंकि सरफटबल बहुत है, अंदरूनी अंतरकलह बहुत है। अगर ऐसा हुआ और पार्टी का एक फीडबैक सिस्टम जो है, अगर उस फीडबैक के का जो फीडबैक आएगा पार्टी को, उस फीडबैक में कहीं ये आया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम जाएंगे और उसका नुकसान हो सकता है पार्टी को, तो बीजेपी इस कदम को उठाने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी कि सामूहिक नेतृत्व में जाएंगे और चुनाव बाद ये फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। असम में ये असम में भी किया, ये गोवा में भी किया था 2017 के अंदर, जब यूपी के साथ 2017 के अंदर चुनाव हुए थे और बीजेपी के वहां पे सिटिंग मुख्यमंत्री थे लक्ष्मीकांत पासलेकर, लेकिन उनके नेतृत्व में नहीं गए थे। और वो खुद तो ये देखना होगा कि फीडबैक क्या कहता है। और फीडबैक अगर आया कि योगी के नेतृत्व में जाने का नुकसान हो सकता है, तो बीजेपी ये कदम उठाने से बिल्कुल नहीं हिचकेगी कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि अभी भी ऑल सेड एंड डन योगी आदित्यनाथ इज बेस्ट बेट फॉर बीजेपी। आशीष जी, आपका क्या आकलन है, ये जो हिमांशु भाई कह रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल, मैं इसकी बात, हिमांशु जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मुझे लगता है कि ऐसा है कुछ बनाएंगे, क्योंकि क्या है, योगी जी को लेकर कहीं संगठन में और थोड़ा सा जो उनका एक अक्खड़ रवैया है, जो मतलब ठोक दो मार दो, उससे लेकर समाज के एक तबके में थोड़ा सा एक नाराजगी दौर में अभी गांव में काफी टहला। अभी मुझे हम लोग रूरल सर स्टोरी कर रहे थे, तो लोग मतलब उनकी इस जो उनकी लोग बात, जो जनता सरकार से दूर हो गई, सरकार बातें सुन रही है
जनता कुछ कहना चाह रहा है, सुन नहीं रहा है। तो इससे एक लोगों में नाराजगी तो है। मतलब रोज वे कहते हैं कि देखिए अभी बातचीत सुनते हैं, गोरखपुर में सांसद थे तो हैंडपंप पानी पी लेते थे, चुपके आके हम लोग के पास बैठते थे, अब जो है कुछ बोलते। तो ये जो गैप हो गया ना, ये उनके प्रति एक अविश्वास है। लेकिन जो बहुत बड़ा चैलेंज, मैं बहुत बड़ा अंतर देख रहा हूँ, जब मैं 2016 में जाता था, जब इसी समय में, जब ये गर्मियों में, और मैं बुंदेलखंड गया स्टोरी करने और ये सब था, तो लोग सपा से नाराज थे। और लेकिन तब वो भाजपा का नाम लेते थे, मतलब भाजपा और बहुत जगह बसपा का नाम लेते थे कि हाँ ये हम सपा को नहीं लाएंगे, इनको लाएंगे। लेकिन आज क्या है, जो बड़ा चेंज क्या है कि एक जिले में जो नाराजगी भी भाजपा से है, और जिस भाजपा की जिस नेता से नाराजगी होती है, तो ये उसी खेमे के दूसरे तक बात जाते हैं, सपा के पास नहीं जाते, बसपा के पास नहीं जाते। ये जैसे कोई नेता नाराज हुआ तो उस हर खेमे में 4-5 खेमेबंदी हो गई, तो वो आदमी जो है फिर वो दूसरे खेमे लेने तक पा जाता है। या ये जो एक मंत्री है और एक वहां पे विधायक है, वो मंत्री का विरोध कर रहा है तो उस विधायक के पास जाते हैं। तो ये जो भाजपा में दिखाई पड़ रहा है, इससे मुझे लगता है कि जो इनके 307 इस समय है खुला के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मुझे लगता है इसमें आधे से ज्यादा ये टिकट चेंज करेंगे, बदलेंगे उनको, जो बाहर से लोग आए थे और जो जिनके बारे में इनका फीडबैक ले रहे हैं। और ये एक नए लोगों को, इसमें बहुत से लोग ऐसे भी आएंगे जो कि इस समय समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं लड़ने की, जो अच्छे रनर हो सकते हैं उन पे। जैसे मेरा बहुत ही कॉन्फिडेंस मेरे पास, मतलब बहुत ही पुख्ता जानकारी है, मैं गोंडा रहने वाला हूँ, गोंडा में कम से कम 2-3 लोग ऐसे चेंज होंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और वो लड़ेंगे भाजपा से, उन पे नजर रख रहे हैं बहुत से लोग। आशीष नाम बता दीजिए ना, नाम बता दीजिए ब्रिजभूषण शरण सिंह का। नहीं, ब्रिजभूषण सिंह नहीं, बस मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ। लेकिन कई लोग हैं, हाँ, घनश्याम शुक्ला है। अरे उस समय का वो विधायक जो बागी केवल अपना रहा है ना, राकेश राठौर, सबके टिकट कटते हैं, सबका यही हाल है। देखिए हमारे यहाँ, मेरा जो है गोंडा का, मेरा जो है कटरा विधानसभा लगती है, वहां पर बामन सिंह है, लेकिन बैद्यनाथ दुबे जो है सपा से हैं। मुझे मालूम सबसे भी हार चुके, वो 2 बार जीत चुके हैं बावन सिंह। हमारे यहाँ का भी यही हाल है कि लोग चल रहा है, ये भी चल रहा है कि पार्टी धीरे धीरे, पार्टी के जो लीडर्स हैं वो उस सपा के कैंडिडेट के प्रति बहुत पॉजिटिव है, वो मतलब उसको। तो ये भी एक समीकरण चल रहा है कि आप एंड मौके पर देखेंगे, जो आदमी सपा टिकट मांगने की कोशिश कर रहा है उसको भाजपा टिकट दिया, अपने टिकट आ दिया। हो सकता है कि भाजपा का जो विधायक हो वो सपा के टिकट लड़ जाए। तो ये आपको इस बार चुनाव में ये बहुत कुछ दिखना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जो 307 इसमें विधायक है, उसमें मेरे ख्याल से 60 या 50, हिमांशु जी अच्छा बता पाएंगे, 50 ही विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के कैडर के हैं, जिन्होंने कभी भाजपा के लिए कुछ काम किया है। बाकी आप 250 विधायक आपको मिलेंगे ऐसे जो बाहर से आगे अचानक आ गए, जो मतलब जिनको टिकट मिला और लहर चल रही थी वो जीत गए। तो मैं इस नंबर पे मैं अपना प्रोटेस्ट करूंगा। ये नंबर बहुत ज्यादा बताया जा रहा है बाहर से आए वालों का। अभी भी जो अगर आप नंबर देखेंगे एक एक व्यक्ति बार, तो बड़ी संख्या भाजपा के ही लोगों की। लेकिन होता क्या है कि बीजेपी में कभी सौरभ उसमें एक मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैंने एक चीज जोड़ी थी और आशीष उसको कह रहे 50। मैं ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी से बहुत से लोग आए, लेकिन उसमें बहुत से लोग उन तीनों पार्टियों से जो आए थे, उनमें से बहुत से लोग वो थे जो कभी बीजेपी में रहे थे, लेकिन वक्त बेवक्त वो छोड़कर बीजेपी को तब चले गए जब बीजेपी संकट में थी, और जब लड्डू खाने की बात आई एक बड़ी संख्या है। नहीं, और नहीं, बहुत से सौरभ भाई, ये तो 3 पार्टियां हो गई, बहुत से हिमांशु जी बताएंगे ऑफिसर्स की वाइफ जितनी, मतलब 1500 ऑफिसर्स तो हैं ये जो इनकम टैक्स के, उनकी वाइफ विधायक बनी। और ऐसे लोग, बहुत लोग आ गए कि जो जिनका कोई पॉलिटिकल करियर ही नहीं रहा, वो सीधे विधायक बन गए। तो क्या ना, उस समय क्या था कि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं था एक्चुअली में। जो लगा कि भाई ये थोड़ा पढ़ा लिखा है, पैसे खर्च कर सकता है, अच्छे परिवार से आया है, बोल सकता है, इसको आपने टिकट दे दिया। लेकिन अब क्या है, अब ये जो असंतोष आपको दिख रहा है ना, ये जो असंतोष दिख रहा है, ये जो भाजपा का कैडर का जो आदमी उसमें नहीं है, जो बाहर से ज्यादा लोग आए हुए हैं, जो इस तरह से आए हुए हैं, ये उनमें जो भी फ्लोटिंग है, जो अभी समाजवादी छोड़ के भाजपा आया ये। और एक जो आशीष भाई और लगातार फीडबैक आया कि विधायक बोल रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं होती मुख्यमंत्री के स्तर पर, इस पे उस पर। मुख्यमंत्री के यहाँ लोग बोल रहे हैं कि विधायक ऐसी चीजें लेके आते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कहते हैं बदल दो, बदल दो। मैं इसको ये मैंने एक बार मैं इस पे स्टोरी कर रहा था, जब ये
कांड हुआ था जब यहाँ पर लोग विधायक बैठ गए धरने पे, तो मैं स्टोरी कर रहा था, तो भाजपा के एक बड़े सीनियर लीडर ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा देखिए जो भाजपा का विधायक है ना उसके सारे काम हो रहे हैं। ये उसने कोड कहा, जो भाजपा का विधायक है, जो अपना कैडर का आदमी है, जो आरएसएस जुड़ा है, वो कोई नहीं कर रहा, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। जो ये बाहर से आए हैं ना, ये उन्हीं के कर, क्योंकि भाजपा ने कहा, भाजपा में अगर काम आपका नहीं हो रहा है तो भाजपा के बहुत सारे, जैसे एक आदमी है वो नहीं है तो वो सुनील बंसल से कह रहा है, सुनील बंसल नहीं है तो प्रचारक जो यहाँ पे हैं उनको कह रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिससे आप काम करा सकते हैं। हाँ। अच्छा, भाजपा में एक चीज यहाँ पे जो मुख्यमंत्री के ऑफिस में मैंने लोगों से बात करके जाना कि किनके काम नहीं हो रहे हैं। मोस्टली उनके काम नहीं हो रहे थे जो मतलब सीधे ट्रांसफर, पोस्टिंग और टेंडर की वो करने आ रहे थे, मतलब वो करने, तो उनकी सब ये सब जो हो रहा था ये सब पार्टी के थ्रू हो रहे थे। मतलब आपको अगर किसी का नाराजगी है, आपको किसी डीएम से नाराजगी है, तो आप जाके पहले अपने पार्टी में बताइए कि एक सिस्टम बना रखा है कि आप अपने संगठन बताइए कि हमारे डीएम ने हमारे साथ मिसबिहेव किया, तो संगठन उस पर उसको बात कर लेगा, वहां देखेगा 10 से और लोग से बात करेगा, अगर बाकी में साथ है तो संगठन वो बात रखेगा। जो उनके यहाँ हर 15 दिन में एक सबकी मीटिंग होती है, उसमें संगठन रखेगा भाई फला जगह पे ऐसी बात हुई थी, तो इसको लेकर कई लोग हटाए भी गए हैं। आगरा में पिछली बार आपको याद होगा कि जब ये था अपना लॉकडाउन चल रहा था, तो आगरा के एसपी ने, उसमें एसपी थे आगरा के नाम है बबलू कुमार थे शायद, तो वो उन्होंने किसी एक संगठन के आदमी को जबरदस्ती पे एक्शन ले लिया था जो बाहर निकला था खाना बांटने के लिए। तो वो बात यहाँ पे आई थी, तो उन पर फिर कार्रवाई होती, उनसे नोटिस मांगा, यहाँ से भेजा गया था उनको, सरकार ने पूछा भाई आप आयास किस पे क्यों। तो ऐसे कई सारे चीजें हुई हैं जो हुआ था। लेकिन तो लोग क्या करते थे, सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ एक दरखास्त देते थे कि भाई ये फला अधिकारी हम हमारी नहीं सुन रहा, इसको हटा दीजिए। तो वो लोग कहते हमारा काम नहीं हो रहा है। थोड़ा सा कम दूरियां तो हुई है भाई, दूरियां तो मतलब मुख्यमंत्री का जो कार्यालय का जो काम करने का अंदाज है, जो तौर तरीका है, उसने समय समय पर ये चीजें उठाई है, बहुत ओपन नहीं है सबके लिए। विधायकों को और सीनियर मंत्रियों तक को मिलने के लिए बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, 2-2, 3-3 दिन बाद समय मिलता है। तो ये सब चीजें जो कई बार जब चीजें स्मूथ नहीं होती हैं तो उस पर आप पे सवाल उठता है। तो ये चीजें, इस चीजें से लोगों में एक असंतोष तो है कि मतलब इस तरह से चल रहा है काम। चलिए तो देख दोनों लोग, हाँ ये और कोविड एक बड़ा मसला है क्योंकि सेकंड वेव में मतलब सारी सरकार, मैं थोड़ा एक अपना फाइनल लाइन मुझे जो लगता है अभी कह रहा है, मुझे जो लग रहा है, जो मेरा अपना, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि यूपी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, नंबर 1। क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग मतलब योगी जी ही रहेंगे, और बाद में भी शायद सामूहिक निर्णय या योगी जी को फेस लेकर जाएं। लेकिन अभी फिलहाल ये रिस्क नहीं लिया जाएगा कि विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले सीएम बदला जाए। हाँ नहीं, सीएम नहीं बदले, बहुत चीजें हिलाई नहीं जाएंगी, क्योंकि जहां बहुत चीज हिलाएंगी वहां बहुत चीज गिरने लगेंगी। अभी मैं 2-3 दिन से जो मैं पार्टी को देख रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि मेरे घर के, आप मेरे पीछे, मेरे घर के मुझसे 500 मीटर दूरी पे है पार्टी दफ्तर है। मैं साइकिलिंग करता हूँ, रोज चलाता हूँ, बार देखता हूँ, तो वहां जो मुझे बाहर नेताओं की सुगबुगाहट दिख रही है, वो मुझे लग रहा है कि इसको करने के बजाय ये सारे जो एमएलएज हैं उनका बहुत मेंटली उनकी वर्किंग और उनके बारे में फीडबैक ले रही है पार्टी। और ये अभी जून जुलाई तक ये तय कर देंगे कि उनके पास वहां कौन कौन ऑप्शन है हर विधानसभा वार कि उसमें। तो ये पार्टी इसमें बहुत मुझे लगता है कि बनस्पत बहुत कुछ चेंज करने के लिए, बहुत कुछ सत्ता में और संगठन में चेंज करने के बजाय जो सत्ता और संगठन में है उन्हीं को दुरुस्त करके ये कुछ काम करने का। हाँ, इसमें अभी मुझे लगता है केंद्र सरकार कुछ बड़े पैकेज डैमेज कंट्रोल करने के लिए कैबिनेट में कुछ बड़े नाम कुछ बड़े आएंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल करने के लिए आएंगे, कुछ योजनाएं लाएंगे यूपी के लिए, यूपी की सरकार कुछ लाएगी, कुछ उसमें डोल शुरू होंगे कि भाई हिमांशु भाई से, हिमांशु भाई एक तो ये चल रही है कि कैबिनेट विस्तार कब होगा, तो उनका जून में होगा, कई नामों चल रहा है। उत्तर प्रदेश से किन नामों की चर्चा है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से कई नामों को लेकर चर्चा हो सकती है। आप अगर देखें तो मैं आपको बताऊं कि एक नाम तो जरूर तय करना होगा, मेनका या वरुण गांधी में से, क्योंकि प्रियंका गांधी को अगर आपको काटना होगा, प्रियंका गांधी का जवाब देना होगा,
तो उनका काट के लिए उन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति जरूर मंत्री बनेगा। और वरुण के स्वर बदले हुए भी लग रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। वरुण के स्वर बदले हुए हैं। वरुण को ये बात समझ आ गई है कि पार्टी के अंदर संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन से बाहर जाकर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, संगठन के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ सकते। अब मैं आशीष की बात का एक जवाब दे देता हूँ। आशीष ने कहा कि बहुत सी चीजें जो है ट्रांसफर जो पार्टी संगठन में है, जो पुराने नेता हैं वो करवा लेते हैं। मैं एक मेरठ की बीजेपी की प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में गया था। वहां तब के तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कि आप ये मत सोचिए कि आपके कहने से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है। आप बाथरूम में जाकर खूब तेजी से रोइए, चिल्ला लीजिए और कहिए कि कई बार नहीं होती है, कई बार मेरे कहने से भी नहीं होती है। तो आपको ये समझना होगा कि सरकार के तरीके से चलती है। अब दूसरी बात, योगी जी बड़े अखड़ पॉलिटिशियन हैं, हम सब जानते हैं। योगी जी का एक इतिहास है, आशीष बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। 2007 में योगी जी ने एक बार पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, सौरभ। अच्छा। 2007 के विधानसभा चुनाव से पार्टी से इस्तीफा दिया था और कहा था कि मेरे 32 हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को टिकट देनी होगी, और नहीं हुई। तब तत्कालीन संगठन मंत्री थे रामलाल, और उनको कहा था कि मेरे से आप डिस्कस नहीं करिए, ये 32 नामों को अगर आप देंगे तो मैं ठीक है, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। और वो पार्टी से इस्तीफा देके चले गए थे। गोरखपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राधा मोहन अग्रवाल को हिंदू युवा वाहिनी से खड़ा किया, और शिव प्रताप शुक्ला जो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और मंत्री थे केंद्र में, उनको चुनाव हरवाया था। ये सत्य है। और कई ऐसी जगहें हैं यूपी में, पूर्वांचल के अंदर, गोरखपुर देवरिया से लेके महाराजगंज तक, और बस्ती के अंदर, जहां उन्होंने कई बार पार्टी को डेंट किया है। 2002 में, 2007 में, 12 में, ये किसी से छुपी नहीं है। और उनके बागी तेवर को सब जानते हैं, और इसीलिए उनको अभी नहीं हटाया जा सकता। ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि हटाया जाएगा तो सब कुछ जो है वो हिल जाएगा, और हिल जाएगा तो सब कुछ गिर सकता है। पके हुए आम है सब। और अगर ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से फेरबदल सरकार में और संगठन में करने होंगे। अगर वो नहीं किए गए तो पंचायत चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं और नाराजगी सबके सामने है। और जो बात आप टी सीरीज वाली कह रहे थे, वो धीरे 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 पूर्वांचल से चलती हुई लखनऊ तक आ गई है। बस ये ना हो कि वो कहीं सहारनपुर तक पहुंच जाए। और वैसे भी वेस्टर्न यूपी में तो थोड़ा इनको दिक्कत है, क्योंकि किसान आंदोलन और इन सब की वजह से दिक्कत है। चलिए हिमांशु जी, आशीष भाई, आप दोनों लोग जुड़े इस बातचीत में, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी बातचीत हुई, काफी मुझे इंसाइट्स मिले हमेशा की तरह। आप दोनों लोग अपना सेहत का खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ जी। थैंक यू सौरभ भाई।